हेलो 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 बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं। आपका प्यारा सा दोस्त, आपका अपना भाई अनीस पांडे, आपके इस प्यारे से चैनल पर, कैंपस की एजुकेशन पर, जहां पर हम लोग ये जो सीरीज लॉन्च किए हुए हैं, द 15 कोर पिलर्स, उस कोर पिलर्स के अंतर्गत ये एक क्वेश्चन है जिसको अभी हम लोग मॉर्निंग में था कि आपको इसके सॉल्यूशन को ढूंढना था। तो इस क्वेश्चन, इस प्यारे से क्वेश्चंस के डिस्कशन के लिए हम लोग अब इस टाइम पर यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो कैसे क्या कुछ है, क्या कुछ समझना है, इससे रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या थियरी है, क्या क्या चीजें हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए जाननी थी, जरूरी थी कि हमें इतनी चीजें पता हो। तो उस चीज को डिस्कस करते हैं, समझते हैं कि कैसे क्या कुछ करना है। क्लियर है इतनी बात? चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चे कि कैसे क्या कुछ हमें करना है, समझना है इस टॉपिक से, चीजों को समझने के लिए। ठीक है, तो आते हैं। तो हम थोड़ा सा, ये नहीं कि हम आपको पूरा फ्रिक्शन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, बट हम आपको सिंपल सी कुछ चीजें बताने जा रहे हैं कि कैसे हम चीजों को समझें। फ्रिक्शन की क्लास, जबकि देखने में 1.5 मीन्स 2-3 पेजेस में कंप्लीट हो जाता है ये लेसन, लेकिन बहुत मीन जितने छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ना, जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मतलब कहने का ये है कि जिन टॉपिक्स का मीन्स, कहने का मीन्स ये गागर में सागर। ठीक है, मीन्स छोटे टॉपिक कहने के लिए छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन होता क्या है कि इनसे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बनते हैं, बहुत ही मतलब घुमाऊ बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए समझते हैं कि कैसे क्या था ये, इस चीज को समझते हैं पूरा प्रॉपर वे में। ठीक है, तो मैं आपको बेसिक सा बताना पहले चाह रहा हूं कि ठीक है, छोटी छोटी चीजें जो हमें जाननी है। पहला ये कि फ्रिक्शन फोर्स लगता किधर है। तो पहला तो मिसकॉन्सेप्ट लोगों को ये होता है कि फ्रिक्शन फोर्स की जो डायरेक्शन है, क्या डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन जनरली लोगों को पता है कि जिधर हम फोर्स लगाते हैं उस साइड होता है। तो आप इस चीज से थोड़ा सा हट जाइए, मींस ऐसा सही नहीं है। जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन होती है ना, वो ऑलवेज होती अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन, अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन। अब अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन का क्या मतलब है? अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन का मतलब यह है कि अगर कोई बॉडी की टेंडेंसी इधर चलने की है तो उस पर जो फ्रिक्शन लगेगा उसके अपोजिट लगेगा। जिधर चलने की टेंडेंसी है, समझ में आ रही है बात? जिधर फोर्स लग रहा नहीं, जिधर उसके चलने की टेंडेंसी है। एग्जाम्पल के लिए, अच्छा हम ऐसा सोचते क्यों हैं? क्योंकि जनरली हमें पता है कि हम जनरली जो हमारे कॉन्सेप्ट या हमारे दिमाग में आता है कि सपोज ये एक कोई ब्लॉक है, हम फोर्स इस पर इधर लगाते हैं और हमसे बताया जाता है कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन इधर होगी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट टाइम पे यही होता है। तो हमने दिमाग में ये सेट कर लिया है, और बहुत सारी टीचर्स के साथ भी दिक्कत है कि वो भी यही बता ही देते हैं। तो बच्चे नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग है। हाँ, ये कुछ केसेस में वैलिड हो जा रहा है, इसका मतलब नहीं कि वो ट्रूथ है। समझ गए ना बात को? ये एक्चुअल में है क्या चीज, समझना। देखो, अगर मैं इसी क्वेश्चन को बदल रहा हूं, समझना ध्यान से। ये सपोज कर लो कोई ऑब्स्टेकल है, मींस कोई रुकावट है, कुछ भी है, और यहां पर एक ब्लॉक है। ठीक है, यहां पर एक ब्लॉक है और हम इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में, वी आर अप्लाइंग सम फोर्स, ठीक है, कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली, और ये ब्लॉक कुछ ऐसा है। तो अब आप बताओ क्या फ्रिक्शन इधर होगा? नहीं बच्चे, अगर आप इधर फ्रिक्शन ले रहे हो तो बिल्कुल रॉन्ग है, नहीं होगा इधर। क्यों नहीं होगा? अरे भाई, क्या ये इधर की ओर मूव करने की टेंडेंसी रखेगा? क्योंकि भाई वॉल है या ऐसा कोई रुकावट है जो इसको पार करने की कंडीशन में नहीं है। समझ में आई बात? तो अब आप थोड़ा सा सोचो कि ये जाना किधर चाहेगा। अगर मैं इस फोर्स को हटा दूं तो इसकी टेंडेंसी किधर चलने की है, तो आप हटाओगे जैसे तो कहोगे सर ये नीचे जाएगा। हाँ, बिल्कुल नीचे जाएगा। तो इसका मतलब फ्रिक्शन जो इस पर एक्ट करेगा वो इधर करेगा। आई बात समझ में? तो इस पहला पॉइंट ये नोट डाउन कर लो कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन किधर होता है? होता है रिलेटिव मोशन के अपोजिट होता है, अप्लाइड फोर्स के अलोंग नहीं होता, सॉरी अपोजिट नहीं होता। क्लियर है? दूसरी चीज याद रख लो कि फोर्स लगा है नहीं लगा है इसकी वजह से फ्रिक्शन नहीं होता।
ठीक है। हाँ, वो जो बॉडी है उस बॉडी की मोशन जो हो रही होगी, जिधर उसकी टेंडेंसी जिधर मूव करने की होगी उसके अपोजिट होगी। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अच्छा, अगली चीज समझते हैं। अगली कुछ पॉइंट को और क्या समझना है? अगला पॉइंट ये समझना होता है बच्चे कि दो केस हो सकते हैं। क्या हम फोर्स अप्लाई कर दें, जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी क्या मूव करने लगती है क्या? नहीं भाई आप कोई चीज है उसको हल्का सा फोर्स 0. न्यूटन फोर्स लगाओगे तो क्या वो चल जाएगा? जरूरी है? मैं नहीं कह रहा नहीं चलेगा, कुछ चीजें चल भी सकती हैं, बट क्या चल जाएगा ये कंफर्म है? तो भाई आप बोलोगे नहीं सर, हम ऑलवेज तो नहीं पॉसिबल है ना। तो नहीं पॉसिबल है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर ऐसा हो रहा है तो 100% नेट फोर्स कितना होगा? 0 होगा। तो अगर नेट फोर्स 0 हो रहा है और मैंने कहा कि मैंने यह फोर्स लगाया था, तो 100% जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, क्योंकि इसकी टेंडेंसी इधर चलने की है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। भाई इक्वल होंगे तभी तो नेट 0 होगा। समझ में आ रही है बात? अच्छा, अगर मैंने बच्चे ध्यान से सुनना, मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया लेकिन ये नहीं चला, 10 न्यूटन लगाया लेकिन नहीं चला, तो इसका मतलब ये 10 न्यूटन है। अब मैंने कहा बच्चे नहीं, मैंने नेक्स्ट टाइम 20 न्यूटन लगाया लेकिन नहीं चला, तो अब आप कहोगे सर ये 20 न्यूटन है। ध्यान से सुनना, 10 लगाया 10 है, 20 लगाया 20, लेकिन कब? जब चल नहीं रहा है। चल जाएगा तब नहीं मैं बात कर रहा हूं, अभी चल नहीं रहा है। तो चल नहीं रहा है तो मैं जितना फोर्स लगा रहा हूं, जितना उतने ही अमाउंट का फोर्स यहां पर फ्रिक्शन फोर्स आ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया? कि ये फोर्स आपका सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। मींस ये खुद को एडजस्ट कर लेता है। कौन सा? स्टैटिक की मैं बात कर रहा हूं। कौन सी? स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है आपका वो क्या है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। अगला बताओ बच्चे, क्या स्टैटिक फ्रिक्शन जिसको आप लोगों ने याद कर लिया Fs इज टू म्यू आर म्यू एस आर, तो क्या ये सही है? तो याद कर लो बच्चे, ये बिल्कुल ही कोई फार्मूला ही नहीं है। अगर ये फार्मूला होता तो ये फिक्स वैल्यू आनी थी। लेकिन आप क्या कह रहे हो कि जैसे जैसे हम फोर्स अप्लाई करते हुए बढ़ाते जा रहे हैं, अगर बॉडी नहीं मूव कर रही है तो अप्लाइड फोर्स ही किसके बराबर है? फ्रिक्शन के। तो इसका मतलब दिस वन इज डिपेंडिंग ऑन दिस, नॉट दिस। याद रखना, ये कोई फार्मूला है ही नहीं है फिजिक्स का। हां, तो फिर ये क्या है? ये बच्चे आपका लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन है। क्या है? लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन है। आई बात समझ में? तो ये क्या है आपका? लिमिटिंग स्टैटिक। अब आप सोचोगे ये कौन सी बला है लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन? फिर है तो स्टैटिक ही। नहीं बच्चे, ये लिमिटिंग बता रहा है कि भाई आप इतना फोर्स कम से कम चाहिए इसको, इतना फोर्स अगर दोगे तो वो चलने को सोचेगा। तो दिस वन इज द इंफॉर्मेशन। ये एक जानकारी है, बताने के लिए आया है। क्या? कि भाई इतना फोर्स दो तब मैं चलना शुरू करूंगा। और अगर आप उससे कम फोर्स दोगे, ध्यान सुनना इस बात को, जब उससे कम फोर्स दोगे तो आप जान जाओ कि जो फोर्स जितना कम दोगे वही आपका फ्रिक्शन होगा, ना कि म्यू एस आर होगा। आई बात समझ में? मींस अप्लाइड फोर्स ही फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा। तो इसका मतलब जिस तरीके ये इंक्रीज कर रहा है वो भी उसी तरीके इंक्रीज कर रहा है। तो मतलब वो दोनों लीनियरली डिपेंडेंट हैं। तो अगर दोनों लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो इसका मतलब क्या आया कि अगर इनका मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, कब तक का? जब तक बॉडी मूव करना शुरू नहीं कर रही है तब तक का, तो मैं कह सकता हूं कि मैंने जितना फोर्स लगाया है वही फ्रिक्शन है। कौन सा? स्टैटिक फ्रिक्शन। ध्यान समझना, मैंने एफएस मतलब ये वाला नहीं लिखा है। दिस वन इज लिमिटिंग। ध्यान रखना बच्चे, ये एफएस मैं उसकी बात कर रहा हूं। हां, ये एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट को मैं कह सकता हूं हां ये म्यू आर है कि ये तब है जब चलने वाला है, लेकिन जब तक नहीं चला तो यही होएगा। क्लियर इतनी बात?
आ रही बात समझ में? चलो नेक्स्ट आते बच्चे, इतनी बात तो समझ में आ गई, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट आते बच्चे, जब ये चलने लग जाता है, जब ये चलने लग जाए, मींस जब इसको हम पुश करें और ये चलने लग जाए, आपने कभी न कभी तख्त या इस टाइप से जो बहुत वजनी चीज होंगे उनको आपने कभी न कभी पुश किया होगा, और जब आपने पुश किया होगा, जब ने आपने उसको चलाने की कोशिश की होगी तो बहुत बहुत फोर्स लगता है, आपने पैर पीछे किसी चीज से सटाया होगा, पुश करने की कोशिश की होगी, लेकिन जैसे ही वो चल जाता होगा देखते होंगे कि लगता है कि कुछ और आगे जो बहुत तेजी से उसको आगे बढ़ा रहा है। तो कहने का सेंस है शायद इससे थोड़ा सा वो फोर्स क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, और जब एक बार चल जाता है तो आप उसी पर्टिकुलर फोर्स को लगा के आप उसको चला सकते हो और वो चलता भी रहता है। आई बात समझ में? तो इसका मतलब उसके बाद वो क्या हो जा रहा है, जब वो चल जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, वो कांस्टेंट हो जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा कम हो जा रहा है। आई बात समझ में? तो ये आपका इतना पोर्शन समझने के लिए, मुझे पता है ये सब पहले से ग्राफ आपने देख रखा है, ये मेरे को इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना, दैट्स व्हाई मैं इसको समझा रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं इस पोर्शन को बोलता हूं तो इसको आप बोल सकते हो कि ये स्टैटिक रीजन है। कौन सा रीजन है ये स्टैटिक रीजन है, और ये वाला कौन सा है बच्चे, ये आपका डायनामिक रीजन है। कौन सा रीजन है, ये आपका डायनामिक रीजन है। मतलब जब आपका ये चल चुका है, और ये कब का है, जब ये चल नहीं गया है, मीन चलने वाला है, मीन चलने की कोशिश करने वाला है। आई बात इतनी समझ में? अब यहां एक और क्वेश्चन है, मैंने कहा ये कांस्टेंट होता है, मेरे क्वेश्चन मेरी बुक में लिखा है कि भाई कांस्टेंट होता है, ये ग्राफ यहां से आता, नहीं भाई कांस्टेंट नहीं होता। ये कांस्टेंट तब होता है, इसका फार्मूला हमें पता है, एफ के इक्वल टू कितना होता है भाई, म्यू के इंटू आर। हाँ ये कांस्टेंट है, कब कांस्टेंट है, जब ये ना बदले और ये ना बदले। अगर ये बदल रहा है, अगर आर बदल रहा है, आर बोले तो रिएक्शन फोर्स नॉर्मल, तो अगर बदल रहा है तो जैसा बदल रहा होगा, अगर आर इंक्रीज हो रहा होगा, ध्यान समझना बात को, तो आपका एफ के भी इंक्रीज होगा, और अगर आर डिक्रीज हो रहा होगा तो एफ के डिक्रीज होगा। बात क्लियर है इतनी? ध्यान रखो, हमेशा नहीं, हाँ ये कांस्टेंट है, अब नहीं बदलेगा, लेकिन कब, जब म्यू के और आर दोनों नहीं बदलेंगे, अगर बदलेंगे तो ये बदलेगा। आई बात समझ में? तो ये हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसको हमको समझना था। जब तक नहीं चल रहा है तब तक अप्लाइड फोर्स ही क्या है, अप्लाइड फोर्स ही फ्रिक्शन की वैल्यू को बताता है। चलने लगेगा तो ये फार्मूला लगेगा। क्या ये बदल सकता है? हां बदल सकता है। कब बदल सकता है? अगर आर बदले। कब बदल सकता है? अगर म्यू के बदले। आई बात समझ में? तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है जो पिछले स्लाइड में और यहां कुछ हमने सीखा, तो आप इसको इतने को नोट डाउन कर लीजिएगा जितनी भी आपने जानकारियां सीखी। क्या कि आपका सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कौन सा है? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ध्यान सुनना, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इससे कौन सा, डायनेमिक वाले से, काइनेटिक वाले से ज्यादा होता है क्या? याद रखना, नहीं ज्यादा नहीं होता। ज्यादा कौन सा होता है? ज्यादा वो होता है कौन सा? लिमिटिंग वाला। स्टैटिक फ्रिक्शन बेटा यहां से लेकर यहां तक होता है, मतलब वो जीरो भी हो सकता है। भाई आपने फोर्स कम लगाया तो कम होगा, ज्यादा लगाया तो ज्यादा होगा। हां नहीं चल रहा है जब तक तब तक, जितना लगाया उतना होगा। आई बात समझ में? क्लियर है इतना? तो अब आते हैं हम बच्चे अपने क्वेश्चन पर। अब आपको क्वेश्चन पूरा प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में इस क्वेश्चन में है क्या। ध्यान से चीजों को सुनिएगा क्योंकि मैं अगली स्लाइड पे ही सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिए, आप सोचिए कि ये मेरा हाथ है, ठीक है। मान लो यही आपका क्या है, आपका प्लैंक, यू कैन से दैट, और इसी पर हमारा क्या रखा हुआ है बच्चे, ये आपका ब्लॉक है। अब आप ध्यान से सुनना चीजों को। क्या मैं हल्का सा एंगल बढ़ाऊंगा तो ये गिरने लगेगा? मैं पकड़ा इसलिए हूं क्योंकि बच्चे गिर सकता है, ठीक है, मैं आपको, लेकिन हाँ जनरली आप अपनी लाइफ में सोच सकते हैं कोई चीज ऐसे उठाओ तो क्या तुरंत गिरने लगेगा? भाई कुछ एंगल तक वहीं पे रहेगा और कुछ एंगल के बाद हाँ वो सरकना शुरू करेगा। लेकिन ध्यान रखो कि ये सरकना शुरू तो कर रहा है लेकिन कॉन्टिन्यूअसली थीटा इसका अभी भी चेंज हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि 0 से 90 तक जाएगा। आई बात समझ में? तो 0 से 90 तक जाएगा, तो 0 से 90 तक जाएगा तो नॉर्मल उसका कंटिन्यू चेंज होएगा।
और कंटिन्यू चेंज होगा, कैसे चेंज होगा आते हैं उस पर डिस्कस कर लेते हैं और फिर समझते हैं इसका ग्राफ कैसा होने वाला है। आई बात समझ में इतना? चलिए तो समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं दो केस, इसको दो तरीके से बांट रहा हूं। एक पार्ट यह है कि जब मैं इनिशियल स्टेज है मतलब शुरुआत में, और एक स्टेज में तब जब ये मूव करने की कंडीशन में है। ठीक है, ये मूव करने वाला है ना, ये मूव करने वाला है और ये जब तक रेस्ट में है, कि मूव करने वाला है जब मींस करने लग गया तब, और ये जब रेस्ट में है तब। ठीक है, तो अभी आप बताओ, ये अगर इस फिगर को देखो तो क्या इस पर कोई ऐसा फोर्स लग रहा है जो इसको चलाने की कोशिश कर रहा है? तो आप बोलोगे नहीं सर कोई नहीं लगा है, और ना इसकी टेंडेंसी किधर भी दिख रही चलने की। तो अगर टेंडेंसी ही नहीं है चलने की तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? 0 होगा। अब अगर मैं इसको इंक्लाइंड कर दूं बच्चे एट सम एंगल थीटा, तो अब बताओ बच्चे क्या है? अब इसकी कोशिश होगी चलने की, चल पाए ना पाए वो अलग बात है, लेकिन कोशिश तो है ना चलने की। तो कैसे चलने की कोशिश करेगा भाई? क्यों करेगा? तो थोड़ा सा अगर हम इसको फैक्ट मींस इसके कंपोनेंट्स लें, आपको एफबीडी अगर बनाना आता है, बी बनाना आना चाहिए भी, तो एफबीडी अगर हम बनाते हैं तो अगर हम देखते हैं कि ये mg है बच्चे और ये इसका रिएक्शन फोर्स है मींस नॉर्मल है। ठीक है, अब हमें पता है कि ये अगर थीटा है तो ये भी आपका थीटा होगा, तो ये आपका होगा बच्चे mg cos थीटा और ये होगा mg sin थीटा। तो अब हम समझ गए कि इसके पास फ्रिक्शन क्यों आएगा। इसलिए आएगा क्योंकि ये वाला फोर्स इसको इस साइड चलाने की क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है। तो अगर इस साइड चलाने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब फ्रिक्शन किधर लगेगा? उसके जस्ट अपोजिट लगेगा। आई बात समझ में? और कितना लगेगा? ध्यान सुनना, मैंने बोला कि चल नहीं रहा है तो कितना लगेगा? जितना तुमने लगाया है उतना ही लगेगा। तो तुमने लगाया कितना है? mg sin थीटा लगाया है। कुछ के दिमाग में आ सकता है सर कि ऐसे क्यों नहीं जाएगा? नहीं जाएगा बच्चे, क्योंकि ये इससे बैलेंस हो जा रहा है। भाई बात समझ में? ठीक है, तो ये इसको चलाने की कोशिश कर रहा है, ये इधर ही स्लाइड होने की कोशिश कर रहा है ना कि उड़ जाएगा। समझ गया ना बात को? तो इसका मतलब फ्रिक्शन इधर लगेगा और चल नहीं रहा है तो ये और ये बराबर होने चाहिए। बोलो डन है ना? तो इसका मतलब जब तक ये रुका है तब तक फ्रिक्शन फोर्स किसका फंक्शन है? साइन थीटा का फंक्शन है। क्यों? क्योंकि यहां पर यम और जी क्या है? कांस्टेंट, मास है, जी है। आई बात समझ में? अच्छा, यहां जब ये चलने लग गया मींस मूव करने लग गया, हम डायनेमिक रीजन में आ गए हैं, तो मैंने कहा था तब वहां पर लगेगा एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू आर। जितना रिएक्शन फोर्स होएगा उतना लगेगा। तो अब अगर हम यहां फिर से फैक्टर करें और मान लेते हैं ये बच्चे एंगल आपका अल्फा है, तो ये mg इधर लग रहा है, रिएक्शन इधर लग रहा है बच्चे। ठीक है, मैंने डैश इसलिए लिया क्योंकि बदल रहा होगा। अब मैं जब इससे फिर से कंपोनेंट करूंगा बच्चे तो ये आएगा अल्फा है तो ये भी अल्फा, तो ये होगा mg cos अल्फा और ये होगा mg sin अल्फा, mg sin अल्फा। और अगर ये चल गया है, अब ये इधर चल गया है, तो अब इसका मतलब है कि हमारा एफ के जो है वो म्यू के आर होगा, और म्यू के आर होगा, और म्यू के आर में आर कितना है? तो आप बोलोगे सर आर एम जी कॉस अल्फा है, तो आर क्या है? एम जी कॉस अल्फा है, तो एम जी कॉस अल्फा है, तो इसका मतलब क्या है कि एफ के डिपेंड यहां कर रहा है किस पर? कॉस अल्फा पर। क्योंकि मैंने कहा था आर बदलेगा तो एफ बदलेगा। अब देखना पड़ेगा कि आर बढ़ रहा है या घट रहा है, क्योंकि मैंने कहा था अगर बदलेगा तो यह बदलेगा, कांस्टेंट नहीं रह सकता। कांस्टेंट तब रह सकता है जब दोनों चीजें कांस्टेंट हो। तो देखो आर बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। तो अब बताओ इसको हम यहीं रोकने वाले हैं कि और एंगल पर ले जाएंगे? बोला गया 0 to 90 लेके जाएंगे, तो 0 to 90 लेके जाएंगे बच्चे, तो इसका मतलब है ये 0 से किधर जाएगा? 90। और हमें पता है कॉस का फंक्शन 0 से जब 90 होता है, 0 से 90, तो 0 पे सबसे ज्यादा होता है, 90 की ओर जाने पे घटता है। तो अगर घटता है तो इसका मतलब एफ के घटेगा, आर घट रहा है तो एफ के घटेगा। आई बात समझ में? क्लियर हो गया?
डन। मींस स्टार्टिंग में ये साइन का फंक्शन होगा, आगे कॉस का, लेकिन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, कॉस का डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। जिस टाइम चलना शुरू करेगा उस टाइम का एफ के सबसे ज्यादा होगा एंड देन आफ्टर डिक्रीज करेगा, लेकिन किस फंक्शन के अकॉर्डिंग? कॉस के। और ये किसके अकॉर्डिंग? साइन के। आई बात समझ में? और मैंने एक छोटा पॉइंट और बताया था कि जैसे ही चलना शुरू करता है थोड़ा सा वैल्यू हल्की सी घटती है। क्लियर है बात? तो अगर हम इसको ग्राफिकली दिखाएं बच्चे, तो अगर हम इसको ग्राफिकली दिखाएं तो हम समझ रहे होंगे कि इसका जो ग्राफ बन रहा होगा कुछ ऐसा बन रहा होगा। कैसा? कि शुरू में बच्चे जैसे मान लेते हैं दिस वन इज द पॉइंट जहां ये चलना शुरू करने वाला है, मान लेते हैं ये पॉइंट है जहां ये चलना शुरू करने वाला है, उस जगह पे हैं हम लोग। तो बच्चे अभी मैंने क्या कहा था, शुरुआत इसने कितने से करी थी? 0 से। और ये किसका फंक्शन है? साइन का। तो हमें पता है कि साइन का फंक्शन कुछ ऐसा होता है। आई बात समझ में? और अगर मैं कॉस की बात करूं तो कॉस का फंक्शन कुछ ऐसा होता है। तो ये साइन का फंक्शन है और ये कॉस का फंक्शन है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका ग्राफ यहां से यहां तक का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। सही है। और जैसे ही ये चलने लगेगा हल्का सा वैल्यू कम होगा और फिर किसका ग्राफ होगा? कॉस का। ये हल्का सा नीचे आएगा और किसका होगा? कॉस का। आई बात समझ में? तो दिस इज द ग्राफ है किसके? फ्रिक्शन और थीटा के बीच में। थीटा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो एक टाइम आएगा चलने की टेंडेंसी आएगी, फिर 90 तक जाते फिर से 0 हो जाएगा। आगे होगी बात समझ में? तो मतलब इतने सारे कॉन्सेप्ट आप समझ होंगे, देखे होंगे, पूरी थियोरी ही यूज हो गई है, पूरा सारा कॉन्सेप्ट एक साथ यूज हो रहा है, फिर हम इस ग्राफ को ड्रॉ कर पा रहे हैं। क्लियर होगा? आई होप अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन आपको, आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड जो मिस कॉन्सेप्ट्स आपके होंगे वो सारे क्लियर हुए होंगे। ओके बच्चे, फिर से अगले क्वेश्चन के साथ फिर से आपके साथ हाजिर होंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।